अ वेरी वार्म वेलकम। आज हम करने वाले हैं द हिंदू एक्सप्लेनेशन, जिसमें हम ना कि सिर्फ आर्टिकल्स कवर करेंगे बट इम्पोर्टेंट रिलेटेड एस्पेक्ट्स और फैक्ट्स उन्हें भी हम कवर करते चलेंगे। बिकॉज यूपीएससी के एस्पिरेंट को सिर्फ आर्टिकल्स की ही नॉलेज ना हो बट रिलेटेड एस्पेक्ट्स का ज़्यादातर, जो कि यूपीएससी का डायनेमिज्म फॉलो कर रहा है आजकल ट्रेंड, उसको कवर करते हुए चलें। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, प्रिसाइज और परफेक्ट नॉलेज दी जाए। सो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, सो आज पहला आर्टिकल है हमारा, राइट सिचुएशन इज वर्सनिंग इन सेंट्रल एशिया। ये ह्यूमन राइट्स वॉच ने जो है क्रिटिसाइज किया है कि पूरे सेंट्रल एशिया में ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं और ये इंक्रीज हुई हैं खासकर 2024 में, मतलब पिछले साल ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा बढ़ी हैं। है ना। सो ठीक है, सो देखते हैं कहाँ कहाँ पर कैसा है। वर्सनिंग सिचुएशन है कजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में, तजिकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में और तुर्कमेनिस्तान में। जहाँ पर कजाक में एक इम्प्रिजनमेंट ऑफ एक्टिविस्ट हुआ। ठीक है, चार्जेस उनके ऊपर जो है बेस किया गया कि वो ओवरब्रॉड एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहे थे, है ना। इस तरह के जो है इन्होंने एक्टिविस्ट्स के ऊपर चार्जेस लगाए। किर्गिज में क्या हुआ, वहां पर भी जर्नलिस्ट को फेस करना पड़ रहा है इम्प्रिजनमेंट। और क्या एक्यूजेशन है उन पर, वो डिसोबीडियंस कर रहे हैं या फिर राइट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तजीक में क्रैकडाउन हुआ अगेन जर्नलिस्ट पर। ठीक है, और जर्नलिस्ट आर फेसिंग इन्वेस्टिगेशन एंड इम्प्रिजनमेंट। उज्बेक में वहां पर भी कंटिन्यूड रिस्ट्रिक्शन है ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली। ठीक है, हरासमेंट किया जा रहा है और डिटेंशन के जो है एक्टिविस्ट के साथ अनलॉफुल डिटेंशन किए जा रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान में सीवियर रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है, जो भी गवर्नमेंट क्रिटिक्स हैं उनको जो है इम्प्रिजनमेंट किया जा रहा है। ठीक है, सो ये सब एक कंसर्निंग ट्रेंड जो है एक अक्रॉस द रीजन एक रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, और ये ह्यूमन राइट्स पर डेफिनेटली एक इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, सो ये जो रिसेंट रिपोर्ट है ह्यूमन राइट्स वॉच की, इसके हिसाब से 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैव बीन क्लेमिंग डाउन ऑन डिसेंट एंड टाइटनिंग कंट्रोल ओवर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जैसे मतलब कजाक में हमने देखा ना, भी एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट को सेंटेंस कर दिया जा रहा है, लॉन्ग प्रिजन टर्म्स दी जा रही हैं या फिर ओवरब्रॉड एक्सट्रीमिज्म चार्जेस उन पर लगाए जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके रिस्पेक्ट में क्या हमारे पास ह्यूमन राइट्स हैं? सो हाँ, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स के रूप में ह्यूमन राइट्स हैं, जिसमें कि इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स हमारे पास है, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि आर्टिकल 32 इंक्लूड्स है। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास हमारे रिट्स सभी जो होते हैं, जैसे हबीस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शोररी, कॉर्वोरंतो, है ना। ये सब हमारे पास 5 रेट्स होती हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आती है ना। सो ये सब चीज़ें हमारे पास है। अब देखते हैं क्या हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे कोई डिक्लेरेशन है इसकी। हाँ, सो हमारे पास एक यूडीएचआर है और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1948 में जो है अडॉप्ट किया। ठीक है, यहाँ पर टोटल 30 आर्टिकल्स हैं, जिसमें से 10 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने यहाँ पर लिखे हुए, जिसमें से ऑल ह्यूमन बींग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स, है ना। सेकंड आर्टिकल है एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू ऑल राइट्स एंड फ्रीडम्स सेट फोर्थ इन डिक्लेरेशन विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ एनी काइंड। ठीक है, और खासकर जो हमारे पास रहेगा आर्टिकल 4, नो वन शैल बी हेल्ड इन स्लेवरी और सर्विट्यूड। उसके अलावा आर्टिकल 6, जहां पर हर एक को रिकग्निशन है एवरीवेयर एज अ पर्सन बिफोर द लॉ। ठीक है, आर्टिकल 7, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। ये बहुत कुछ हमारे राइट टू इक्वालिटी के ही हिस्से हैं, है ना। देखिए, एक तो हमें टाइमलाइन ध्यान रखनी चाहिए, 1948 में ही हो रहा है और वहीं पर हमारे पास इस समय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी हुई थी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स लिख रही थी। सो कहीं ना कहीं उन्होंने इधर से ध्यान रखते हुए भी अडोप्ट किए हैं। और आर्टिकल 8 हमारे क्या हैज द राइट टू एन इफेक्टिव रेमेडी बाय द कॉम्पिटेंट नेशनल ट्रिब्यूनल्स, जो कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला है यहाँ पर, है ना। आर्टिकल 9 दैट नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्ररी अरेस्ट, है ना। सो हमारे पास आर्टिकल 22
हमारा क्या बोलता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है। फिर आर्टिकल 10, एवरीवन इज एंटाइटल्ड इन फुल इक्वालिटी टू अ फेयर एंड पब्लिक हियरिंग बाय एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल। ये बहुत कुछ हमारे पास राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, और ये हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच और हमारे आर्टिकल कन्विक्शन और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। सो हमने कवर किया है अभी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की जो वर्सनिंग है ह्यूमन राइट्स में, और उसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास ह्यूमन राइट्स कौन से हैं, और यूनाइटेड नेशंस से जो हमारी जो ग्लोबल बॉडी है वहाँ पर क्या आर्टिकल्स हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है रशिया ईरान साइन ट्रीटी टू डीपन टाइज इन द फेस ऑफ वेस्टर्न घाट। सो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कम करने के लिए रशिया ने ईरान से टाइज जो है 17 जनवरी बोले तो कल अपने टाई अप की है। जनरल प्रोविजन क्या है, द ट्रीटी इज एमिंग ऑन टू डीपन टाइज इन ऑल एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट इंक्लूडिंग सिक्योरिटी, डिफेंस, एनर्जी, फाइनेंस एंड कल्चर, है ना। सो ये 5 पहलू हैं, सिक्योरिटी, डिफेंस, एनर्जी, फाइनेंस और कल्चर, जिन्हें ध्यान रखते हुए रशिया और ईरान आपस में संबंध बनाने के लिए जो है टाई ला चुके हैं, ठीक है, मतलब कि संबंध एक दूसरे के साथ उन्होंने बनाए। इट इज डिजाइन टू गवर्न रिलेशंस फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, ठीक है। सो अगले 20 साल को ध्यान में रखते हुए ये किया जा रहा है, जिसमें सिक्योरिटी और डिफेंस एक, जैसे हम ऑलरेडी इसमें कवर कर लिया है जनरल प्रोविजंस में। सो बोथ कंट्रीज विल वर्क टुगेदर अगेंस्ट कॉमन मिलिट्री थ्रेट्स, है ना। सो जैसे यूएस दोनों के लिए थ्रेट है ना, ईरान ऑलरेडी यूएस के सैंक्शंस फेस करता है ना, ईरान और यूएस के ऑलरेडी जो है सैंक्शंस चलते ही रहते हैं। फिर रशिया अगेन जो है यूएस के टारगेट में रहता है, पूरा यूरोप ने अभी इन्हें टारगेट कर रखा है ना, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है उसके चलते हुए। एक एनर्जी कोऑपरेशन भी ये करना चाहते हैं, है ना, क्योंकि रशिया के पास क्या है, एनर्जी सरप्लस है, और ईरान भी अपने पास अलग तरह के रिसोर्सेज हैं, ठीक है। सो ईरान के पास अपना जो है ऑयल्स है ना। सो ये आपस में, और रशिया के पास गैस है। सो ये दोनों ही एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो है कंट्रीज है। सो यहाँ पर ट्रीटी प्रमोट्स कोऑपरेशन बिटवीन रशिया एंड ईरानियन एनर्जी कंपनीज, एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट प्रोजेक्ट्स टू डेवलप ऑयल एंड गैस फ्यूल्स, है ना, इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स ऑन द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। हमें पता है ईरान ने ऑलरेडी न्यूक्लियर रिफाइनिंग जो है शुरू कर दी थी, जबकि यूएस ने उन्हें बैन कर रखा है ना। और फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, ठीक है, ट्रीटी एम्स टू क्रिएट अ मॉडर्न पेमेंट सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑफ थर्ड कंट्रीज, ठीक है। सो आपस में ही एक दूसरी करेंसी में एक्सचेंज कर सके, इसलिए ये एक फाइनेंशियल इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं। इट कॉल्स फॉर डायरेक्ट इंटर बैंक कोऑपरेशन, है ना, एक दूसरे देशों में डायरेक्टली बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन हो सके और प्रमोशन हो सके डोमेस्टिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। म्यूचुअल असिस्टेंस करें एक दूसरे को, कैसे, बोथ कंट्रीज अग्रीड नॉट टू असिस्ट एनी एग्रेसर टारगेटिंग द अदर एंड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स ऑन द यूएन चार्टर एंड इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। सो यूएन चार्टर को ध्यान और इंटरनेशनल लॉ को ध्यान में रखते हुए ये दोनों ही एक दूसरे की जो है कोऑपरेशन करेंगे, एक दूसरे के पास जो एक दूसरे की हित में ही बातें करेंगे। They will not allow their territories to be used to support separatist movements or actions threatening the other stability, ठीक है। तो एक दूसरे के देश की सुरक्षा के लिए अपनी जो जमीनें हैं उन्हें किसी भी तीसरे अग्रेसर को नहीं देंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सेकंड आर्टिकल। हाँ, चाइना के पास अभी एक दिक्कत आ रही है कि वहां पर जो पॉपुलेशन है ऑलरेडी अब थर्ड ईयर है जब जो पॉपुलेशन है कम हुई है, ठीक है। सो थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ईयर ऑफ डिक्लाइन, और करंट पॉपुलेशन कितनी है 1408 बिलियन, ठीक है, जो कि 2024 के एंड पर थी। पॉपुलेशन हैज डिक्रीज बाय 1.39 मिलियन, ठीक है। और इसका कारण क्या है, एक तो एजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग लिविंग कॉस्ट, ठीक है, एक तो वहां पर लोग जो है बूढ़े ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, वहां पर डेथ रेट कम है, ठीक है, मतलब सॉरी लीडिंग टू अ हायर डेथ रेट। सो वहां पर लोग ज्यादा मर रहे हैं, सो पॉपुलेशन कम हो रही है। राइजिंग लिविंग कॉस्ट, मतलब कि वहां पर जीने का जो खर्चा है आपका, पढ़ाई हो, हेल्थ केयर हो, ठीक है, ये सभी चीजें जो है खर्चा बढ़ रहा है, तो उससे भी डिस्करेज हो रहे हैं लोग की पॉपुलेशन और क्या बढ़ाने। प्रेफरेंस फॉर स्मॉलर फैमिलीज, है ना, सभी आजकल जो है कल्चर इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है उनके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ज्यादातर बस वो सोचता है कि माँ बाप और बच्चा, है ना, इस तरह का एक वहां पर ये बन के आ रहा है। और गवर्नमेंट के क्या एफर्ट्स रहे हैं, वहां पर पॉलिसी में चेंज आ गया, उन्होंने अब वापस से 3 चाइल्ड को ही एक जो है प्रमोट कर दिया है, जो कि पहले आपको अगर याद हो, सो एक समय था जब चाइना में सिर्फ 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, सिर्फ एक ही बच्चा वो कर सकते थे, अब उन्होंने 3 बच्चों तक के लिए अलाउ कर दिया।
प्रमोशन क्या है, द गवर्नमेंट हैज प्रमोटेड हैविंग बेबीज एज एन एक्ट ऑफ पैट्रियोटिज्म, तो उसे देश के हित में वो बोल रहे हैं कि अगर बच्चा करते हैं तो आप वो देश हित में काम कर रहे हैं, ठीक है। चैलेंज क्या है, एक तो श्रिंकिंग वर्कफोर्स, देखो घटते हुए लोग हैं पहले से, है ना, पॉपुलेशन कम हो रही है तो वर्कफोर्स जो है कम हो जाएगी, वर्कफोर्स कम होगी तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, सो प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ में इम्पैक्ट होगा। प्रेशर क्या है, सोशल सिस्टम्स पर कैसे, इंक्रीज प्रेशर ऑन पेंशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम, है ना, जितने भी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, वेलफेयर स्कीम्स उन पर अब ज्यादा प्रेशर बनेगा, कैसे कि उन्हें बूढ़ों की सेवा ज्यादा करनी पड़ेगी, हेल्थ केयर स्कीम्स उन्हें ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना, ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज हेल्थ, है ना, हेल्थ एंड पेंशन, ये दो बड़े खर्चे होते हैं, तो ये उन्हें जो है देखना पड़ेगा चाइना को। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या है, पोटेंशियल लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक चैलेंजेस ड्यू टू स्मॉलर पॉपुलेशन बेस एंड स्लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ, सो जब कम लोग होंगे तो ऑलरेडी हमारा आउटपुट तो होगा ही, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या होगी, जनरेट भी कम होगा पैसा, ठीक है, बाहर के लोग आएंगे और वो पैसा ज्यादा कमा पाएंगे और जो देश के लोग हैं वो ही कम काम करेंगे, है ना, ठीक है। तो फिक्स इकोनॉमी बूस्ट कंजम्पशन, ये क्या है, सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा कभी ना कभी कुछ ना कुछ तरीके लाता रहता है ताकि हमारे जो है इकोनॉमी में बूस्ट लाया सके, और रिजर्व बैंक ये कैसे करता है, सो कई तरीके हैं, एक बूस्टिंग कंजम्पशन, अगर कंजम्पशन बढ़ा दिया जाए तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में बूस्ट आ जाता है, कैसे, जब आपकी डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड इंक्रीजेस इकोनॉमी, ठीक है, या फिर डिमांड बूस्ट इकोनॉमी, क्योंकि जब डिमांड ज्यादा आती है तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। सो आरबीआई हैज एम्फसाइज्ड द नीड टू स्टिमुलेट मास कंज्यूमर डिमांड टू रिकिंडल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, और एफर्ट्स लाए जा रहे हैं ताकि वो डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ा सकें, जैसे कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, आपकी इनकम का दो हिस्से होते हैं, एक आप सेविंग करेंगे और एक आप बचा जो है एक्सपेंडिचर में लगाएंगे, ठीक है, सो सेविंग्स वर्सेस एक्सपेंडिचर, ठीक है, इन दोनों की आपकी टोटल इनकम होती है, ठीक है, सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर आपकी टोटल इनकम होती है। सो सेविंग्स आप जो करें वो कम करें और एक्सपेंडिचर ज्यादा कैसे करें, ऐसा कोशिश की जा रही है, कैसे, सपोर्टिंग रूरल इकोनॉमी, ठीक है, आरबीआई हैज हाइलाइटेड द रेजिलियंस ऑफ अ रूरल इकोनॉमी सपोर्टेड बाय अ रिकॉर्ड खरीफ हार्वेस्ट, ठीक है, सो इस बार खरीफ हार्वेस्ट बहुत बढ़िया था, ठीक है, सो रूरल इकोनॉमी जो है अच्छी हुई है, और इंक्रीज रबी सोइंग, है ना, मतलब कि इस बार रबी सीजन की जो हमारी सोइंग है, या फिर जो कहते हैं कि ज़्यादा ज़मीन को जोतना, तो वो चीज़ यहाँ पर इस बार रबी सीजन में हुई है। सो रूरल डिमांड कंटिन्यूज टू गेन मोमेंटम, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग ब्राइटर फार्म प्रोस्पेक्ट्स, तो भविष्य में फार्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे होकर के आने वाले। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया जाए, सो आरबीआई ने हमेशा एक पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो है डिमांड करते रहते हैं, ठीक है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर में जब भी डेवलपमेंट जब भी एक्सपेंडिचर होगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में बूस्ट आएगा, और खासकर इसे ध्यान रखना है की सेक्टर्स की ग्रोथ के लिए। पब्लिक स्पेंडिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना, मॉनिटरिंग इन्फ्लेशन, एक इन्फ्लेशन को अगर हम कंसिडर करके चले और मतलब ध्यान में रखते हुए चले, जैसे अभी हमारा कितना है प्लस माइनस वो 4, अभी हमारा टारगेट कितना है 4 ± 2%, है ना, 4 ± 2% का हमारा भी आरबीआई का जो है टारगेट है, ठीक है, मतलब कि 4% नॉमिनल इन्फ्लेशन रह सकती है और प्लस माइनस ऊपर नीचे 2 चल सकता है, ठीक है, सो अपर सर्किट हमारा कितना हो गया 6% इन्फ्लेशन, ठीक है। सो आरबीआई इज केयरफुली मॉनिटरिंग फूड इन्फ्लेशन एंड सेकेंडरी इफेक्ट्स, ठीक है, सो एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू ईज इन्फ्लेशन थ्रू मेजर्स सच एज प्रमोटिंग कंपटीशन इन ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स, ठीक है। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में सपोर्ट की बात की जा रही है, कैसे कि प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा फायदा होगा, है ना, कि सिर्फ सरकार ही पैसा ना लगाए, प्राइवेट कंपनीज भी जो है लगाए, जिसमें कॉर्पोरेट अर्निंग्स अगर अच्छी आती है ना, अगर इंप्रूवमेंट आती है तो बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस सेक्टर्स विल बी डेफिनेटली रिकवरिंग, ठीक है। These measures are aimed to at fostering economic growth and stability in the face of ongoing challenges, ठीक है, सो कुछ इस तरह का हम एक मॉडल आंसर इंडिया की इकोनॉमी और आरबीआई के कंसिडरेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, सो एक नई रिसर्च आई है जिसमें बोल रहे हैं कि आयरन डेफिशिएंसी अकेला कारण नहीं है अनीमिया का, ठीक है,
सो ये रिसर्च कहाँ से आई है, ठीक है। सो कन्वेंशनल विजडम इज दैट द आयरन डिफिशियंसी इज द प्राइमरी कॉज, है ना। और ये NFHS रिलायड ऑन ड्रॉइंग कैपिलरी ब्लड और फ्रॉम अ पिन प्रिक कंपेयर्ड विद द वीनस ब्लड ड्रॉ, ठीक है। ये एक जर्नल छपी है, यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन, जिन्होंने कहा कि सिर्फ अकेला आयरन डिफिशियंसी एक कारण नहीं है, ठीक है। सो की फाइंडिंग्स यहाँ पर क्या आई थी, बिलीव दैट द आयरन डिफिशियंसी इज द मेन कॉज ऑफ अनीमिया इन इंडिया, ये चीज है चैलेंज की गई है, ठीक है। इस स्टडी की डिटेल क्या है, इन्वॉल्व मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस एंड वाज पब्लिश्ड इन द यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन। प्राइमरी रिजल्ट आया कि सिर्फ 9% टेस्टेड इंडिविजुअल्स हैड आयरन डिफिशियंसी। सो देखिए, अगर टोटल 100% में से सिर्फ 9% लोग ही आयरन डिफिशियंसी वाले हैं जिनमें अनीमिया है, तो डेफिनेटली ये बताता है ना कि अनीमिया एक अकेला कारण नहीं है। सो और कारण क्या है, अदर फैक्टर्स आर विटामिन B12 डिफिशियंसी, एयर पोल्यूशन, अनडिटेक्टेड ब्लड लॉस, ठीक है। सो जो अनडिटेक्टेड ब्लड लॉस होता है हमारा, वो भी एक कारण इसमें। इम्प्लीकेशन क्या है, कॉल्स फॉर अ मोर नुआंस्ड अप्रोच टू एड्रेस अनीमिया। ये देखिए पूरे ही स्टडीज ही चेंज हो जाएंगी ना अगर हमारे पास डेटा ऐसा आ रहा है कि सिर्फ 9% लोग को आयरन डिफिशियंसी रीजन अनीमिया था। तो अब जो हमारा अप्रोच हुआ करती थी, जो मेडिकेशन हुआ करती थी, अब उसे ही चेंज करने का जरूरत पड़ जाएगी, है ना। moves beyond just iron supplementation and biofortification, ठीक है। So these points highlight the need to consider multiple factors when addressing anemia rather than focusing solely on the iron deficiency, ठीक है। So सिर्फ iron deficiency पर ही ध्यान ना दिया जाए, ठीक है। अभी अनीमिया का स्टेटस कैसा है हमारे इंडिया में और क्या हमारे सरकार ने कोई प्रावधान लिए हैं इसको कम करने के लिए। सो इनको हम ध्यान देते हैं जरा, है ना। ठीक है। सो अनीमिया इज अ सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ इशू इन इंडिया, है ना। प्रिवेलेंस ज्यादातर वुमेन और चिल्ड्रन में, मैन में सिर्फ 1/4 होती है, क्वार्टर, ठीक है, और वुमेन में 1/2, 1/4 1/2, ठीक है। और 2/3 ऑफ चिल्ड्रन। सो किस तरह का शेयर है हमारे पास, हाफ ऑफ वुमेन, 2/3 ऑफ चिल्ड्रन एंड 1/4 ऑफ मैन। बट वुमेन और मैन की एज कितनी बताइए, 15 to 49, 15 to 49, ठीक है। सो 15 से 49 की जो एज है वहां पर ये वुमन और मैन में इन्फ्लुएंस है, और जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनमें 2/3 में नहीं है। रीजनल वेरिएशन यहाँ पर आते हैं कैसे, जैसे कि बिहार उड़ीसा के बहुत बुरे हाल है, और गुजरात हमारा हाईएस्ट इंसिडेंस है अनीमिया का चिल्ड्रंस में, ठीक है। वेस्ट बंगाल में अमंग द वुमेन। सो बिहार और गुजरात के तो हाल है ही कि वहां पर वुमेन और चिल्ड्रन में दोनों में दिक्कत आती है, मगर गुजरात हाईएस्ट चिल्ड्रन में है और वेस्ट बंगाल हाईएस्ट वुमेन में है। कॉजेज क्या है, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, नॉन न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, है ना, जैसे कि एयर पोल्यूशन, अनडिटेक्टेड ब्लड लॉस, जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटीज, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या कोई इनिशिएटिव लिया, हाँ, अनीमिया मुक्त भारत एक मिशन उन्होंने 2018 में लॉन्च किया था। दिस एम्स टू रिड्यूस द अनीमिया थ्रू इंटरवेंशंस लाइक आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स। देखिए आजकल जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर अनीमिया में ज्यादातर आयरन की और फोलिक एसिड की टैबलेट्स या फिर कैप्सूल्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। सो वो चीजें ही सफिशिएंट नहीं होंगी, डिवॉर्मिंग एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, ये चीजें जो है यहाँ पर फोकस की जा रही है, ठीक है। सो चैलेंजेस क्या रहे कि एफर्ट्स होने के बावजूद भी प्रेवलेंस जो है हाई रही है, ठीक है। NFHS 5 के डेटा जो है वो बोलता है कि एनीमिया का जो दर है वो बढ़ गया है पिछले सर्वेस के कंपैरिजन में। इम्पैक्ट क्या हो रहा है इससे, एक तो फटीग हो जाती है शरीर में, डिजीनेस होगी, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स होंगे, है ना, और इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड अफेक्ट्स ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सो वुमेन्स के लिए बहुत ही एक रिस्की चीज हो जाती है, खासकर जो एक मतलब कि प्रेग्नेंट वुमन, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमन और चाइल्ड, ठीक है, इन दोनों के लिए दिक्कत हो जाती है। सो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है ड्रोन सर्वे ऑफ लैंड इन ओवर 3 लाख विलेजेस कंप्लीटेड, ठीक है। तो एक स्वामित्व स्कीम थी जो कि 2021 में आई थी, अप्रैल 24, ठीक है। और ये क्या करती है, ये रूरल प्रॉपर्टी ओनर्स को एक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो है प्रोवाइड करती है, जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करके उन्हें दिया जाता है। लॉन्च डेट थी 24 अप्रैल, है ना, 2021, और किसके अंडर में, ऑन द डे ऑफ नेशनल पंचायती राज डे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, रूरल प्रॉपर्टी ओनर्स को एक इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन दिया जाए, ठीक है, यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। कवरेज क्या है इसका,
aims to cover around 6.62 lakh villages across the country by 2025। अभी तक सिर्फ 3 लाख हुए हैं और इस साल तक इनका टारगेट है 6.62 लाख। सो टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हैं? ड्रोन सर्वेज और सीओआर। या सीओआर क्या होते हैं? कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन, ठीक है, सीओआरएस नेटवर्क्स फॉर मैपिंग एक्यूरेसी। बेनिफिट्स क्या होंगे इसके? एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी रूरल सिटीजन्स को बाय एनेबलिंग देम टू यूज देयर प्रॉपर्टी एज कोलेटरल फॉर लोन्स, है ना। जिनके पास जब गांव में अपने घर मकान या जमीनों का अगर कागज है तो उसके अगेंस्ट क्या ले सकते हैं, है ना, लोन्स, ठीक है, लोन्स ले सकते हैं किसके अगेंस्ट? अपने कोलेटरल के अगेंस्ट। कोलेटरल, कोलेटरल क्या होता है? कोलेटरल एक ऐसा, हाँ, सेफ कीपिंग हम जो बैंक को देंगे और बैंक इसके बदले हमें लोन दें, ठीक है। ठीक है। सो क्रिएशन ऑफ एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स फॉर रूरल प्लानिंग, ठीक है। सो रूरल प्लानिंग में भी एक हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर सरकार के पास पूरे गांव का एक प्लान बन के आ जाए कि यहाँ पर ये मकान है या यहाँ पर ये रोड है या यहाँ पर ये गार्डन है, ठीक है, यहाँ पर स्कूल है, सो उसी हिसाब से प्लानिंग बेहतर तरीके से की जाती है, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, है ना, एक तो प्रॉपर्टी टैक्स भी लग जाएगा, फिर उससे क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट और रूरल, खासकर जो हमारे पास लोकल बॉडीज होती हैं, इनके फाइनेंसेस सुधरेंगे, ठीक है। रिडक्शन हो जाएगा प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स में, है ना। एक तो जो लीगल केसेस होते हैं वो भी ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। जब आप पहले से ही मैपिंग करके आपने जमीनें बांट दी तो जो ग्रामीण क्षेत्र में जो जमीन को लेकर के दिक्कतें रहती हैं वो खत्म हो जाएंगी, बिकॉज अब आपने ड्रोन टेक्नोलॉजी से आपने तो कर दिया ना, है ना। ठीक है। सो एक नॉमिनल मैंने ड्रोन बना दिया, ठीक है। सो ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या कर रहे हैं? नीचे की जो जमीन है उसका सर्वे करके, इमेजिंग करके वो ऑफिस में प्रोवाइड कर देते हैं, ऑफिस वाला टू द फार्मर्स एक राइट ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो है प्रोवाइड कर देता है। क्या प्रोवाइड करता है? रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। एक हिंदी में टर्म होती है बेनामा, है ना, बहुत कुछ वैसा ही है। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी है? सर्वे ऑफ इंडिया। सो ये पूरा जो स्वामित्व स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन है ये सर्वे ऑफ इंडिया काम कर रही है। सर्वे ऑफ इंडिया हमारे देश की एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और बहुत पुरानी इंस्टीट्यूशन है, जो कि अगर मैं सही हूं तो 1784 से हमारे देश में काम कर रही है, जब अंग्रेजी जो लोग थे हमारे देश में रेलवे के लिए मैपिंग की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। सो उस समय इन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया को बनाया था। रिजोल्व वीसी रो बिफोर नेक्स्ट हियरिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर को बोला कि भाई ये जो आपका आपस में जो वाइस चांसलर के रिलेटेड एक केस चल रहा है उसको खत्म करो जल्दी जल्दी। नेक्स्ट हियरिंग कब है? 22 जनवरी के आसपास है, ठीक है। हाँ, सो अभी देखते हैं डिस्प्यूट बिटवीन द तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड गवर्नर। यहाँ पर ये जो आर एन रवि हैं, ये सर, ये जो आर एन रवि सर हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने उनके गवर्नमेंट के 10 में से 8 को विदहेल्ड कर दिया और 2 को उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, उन्होंने पेंडिंग छोड़ दिया। क्या? बिल्स को। 10 में से 8 बिल्स को विदहेल्ड कर दिया, ठीक है, और 2 पर नो रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स। सो इससे क्या हुआ? इससे देश में, मतलब खासकर स्टेट में एक टसल बन गई है। कैसे? Disagreement stems from the governor's refusal to approve several bills aimed at curbing his authority in appointing vice chancellors and replacing him as the chancellor of university, ठीक है। सो उसे वाइस चांसलर बना दिया जाए, कि ऐसे स्टेट बोल रही है कि हम गवर्नर को वाइस चांसलर बनाएंगे और जो चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी है उन्हें हम रिप्लेस करेंगे। और वहीं पर गवर्नर फिलहाल क्या करता है? एज अ चांसलर का काम करता है। तो गवर्नर ने एक्शन क्या लिया? उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपके 7/10, सॉरी आप रॉन्ग, ठीक है। सो 7/10 बिल्स उन्होंने विदहेल्ड कर दिए और उन्होंने 2 में जो है रिमेनिंग कोई एक्शन ही नहीं लिया, ठीक है। He established such a committee to identify candidates for VC roles at Bharatiyar University, Tamil Nadu Teacher Education University and the University of Madras, ठीक है। तो इन्होंने सर्च कमिटीज बिठा दी गवर्नर ने कि यहाँ पर जो भी कमिटीज जो भी आप कैंडिडेट ला रहे हो उनको जो है एक बार कमिटी कंसिडर करेगी।
स्टेट गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्स किया, उन्होंने बोला कि भाई ये गवर्नर के जो एक्शन है ना, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिखा कि भाई ये चीजें सही नहीं है, बिकॉज वो तो अपने पॉलिटिकल राइवल की तरह हमारे साथ पे कर रहे हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक हमें एक बन जाएगा। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक कैसे कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ कह रही है और गवर्नर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है, यूनियन है ना, और ये क्या है, स्टेट। सो स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि ये लॉ लाई है, और यूनियन वाले बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो जो है आपकी बातों को मानेंगे नहीं। सो यहाँ पर ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक आ गया। सो स्टेट गवर्नमेंट रिकॉन्स्टिट्यूटेड द सर्च कमिटीज एक्सक्लूडिंग अ नॉमिनी ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विच ऑफ द गवर्नर इंसिस्टेड ऑन इंक्लूडिंग। तो गवर्नर ने जिस बंदे को मेंबर बनाया था, ठीक है, एक ये सर्च कमेटी का, उसको स्टेट गवर्नमेंट ने रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया, और वहां पर गवर्नर का जो नॉमिनेटेड मेंबर था उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो गवर्नर का नॉमिनेटेड मेंबर इन्होंने हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, अब उन्होंने बोला कि भाई ये जो मैटर है इसे 22 जनवरी तक अपने आप खत्म कर दो, वरना हमें बीच में आना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें कोई भी डिले नहीं चाहिए, हमें वाइस चांसलर जल्दी जल्दी करके दे दे। करंट स्टेटस क्या है, मैटर इज शेड्यूल्ड फॉर द नेक्स्ट हियरिंग ऑन 22 ऑफ जनवरी। ठीक है, सो इसी 22 जनवरी को इसमें मैटर में हियरिंग होनी है। और ongoing dispute highlights the complexities of governance and balance of power between state governments and the government। ठीक है, आप आर्टिकल्स जो है कमेंट डाउन जरूर कीजिए गवर्नर्स रोल के लिए, गवर्नर्स रोल है ना। सो आर्टिकल्स गवर्नर्स रोल के रिलेटेड आप कमेंट डाउन कीजिएगा। गवर्नमेंट प्लान्स टू मेक इंडिया हब फॉर मोबिलिटी सेक्टर। ठीक है, so Indian government is pushing their best effort to produce India as a mobility sector leading nation। ठीक है, सो एक ई मोबिलिटी की बात की जा रही है खासकर, जिसमें कि नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज। ठीक है, ये नीति आयोग ने जो है एक मिशन लॉन्च किया है, नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज। ठीक है, सो आजकल क्या है कि अब ई मोबिलिटी का बात की जा रही है, ई मोबिलिटी। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के द्वारा हो जाए, और वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी है ना, ये इसी चीज़ को बोल रहे हैं। और बैटरी स्टोरेज क्यों, बिकॉज ये जितने भी ई व्हीकल्स हैं, ये बैटरी का इनके पास एक केस बनता है कि एकदम से चार्ज नहीं होती है, तो बैटरी स्टोरेज प्लांट्स कुछ तरीके से बनाया जाए ऐसा, और उसका एक सिस्टम बनाया जाए पूरे देश में, उसकी एक कोशिश की जा रही है। ट्रांसफॉर्म द मोबिलिटी लैंडस्केप इन इंडिया विद अ फोकस ऑन क्लीन कनेक्टेड एंड कटिंग एज मोबिलिटी सॉल्यूशंस। ठीक है, एक फेम स्कीम और है, ये क्या कर रही है, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, सो हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फास्टर अडॉप्शन हो सके और मैन्युफैक्चरिंग हो सके देश में, इसको ये प्रमोट कर रही है। तो गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस की है इन मल्टीपल फेज। ठीक है, टू प्रमोट अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स। ठीक है, सो सब्सिडीज और इंसेंटिव्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, सब्सिडीज प्लस इंसेंटिव्स। ठीक है, सो ताकि प्रमोट किया जाए। एक पीएम ई ड्राइव स्कीम और है, ये 10,900 करोड़ रुपए की 2 साल वाली स्कीम है, जिसमें एम किया जा रहा है कि ईवीज को पूरे देश में कैटेगरी वाइज जो है अडोप्ट किया जाए, जैसे कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, ई एम्बुलेंस, ई ट्रक्स, ई बसेस, है ना। सो पीएम ई ड्राइव स्कीम के अंडर में है। ठीक है, एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हमें अगेन जरूरत पड़ती है। सो देर इज अ सिग्निफिकेंट एम्फेसिस इन बीइंग प्लेस्ड ऑन डेवलपिंग अ रोबस्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर with a focus on integrating renewable energy resources। ठीक है, सो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विद रिन्यूएबल एनर्जी फोकस, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक है, सो ये चीज इन्होंने ध्यान दी है यहाँ पर, और इसी में इन्होंने बोला कि हम इन्वेस्ट करेंगे 2,000 करोड़। ठीक है, ताकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जा सके पूरे देश में। ई वाउचर सिस्टम एक और लाए हैं, यहाँ पर क्या है, एक ई वाउचर जो है आपको ऑथेंटिकेट करके दिया जाएगा, जो कि आपके आधार कार्ड से रिलेटेड होगा। ठीक है, और वो इंसेंटिव्स आपको मिलेंगे उसके द्वारा, अगर आप ईवी व्हीकल खरीदते हैं या उसके डीलर बनते हैं या फिर आप मैन्युफैक्चर बनते हैं। एक प्रमोशन है ऑफ ई एम्बुलेंसेस, कैसे 500 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, या फिर 500 करोड़ रुपीज आर डिप्लॉयड
फॉर ई एम्बुलेंस, ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर अ ग्रीन सोल्यूशन इन द हेल्थ केयर सेक्टर, ठीक है। सो एक ई एम्बुलेंस की भी उन्होंने बात की। These initiatives reflect the government's commitment to fostering a robust EV ecosystem and promoting sustainable mobility solutions, ठीक है। ठीक है। सो एक सिटीजनशिप की बात आई है कि कोर्ट्स ने बोला कि जितने भी श्रीलंकन तमिल हैं जो इंडिया में अपनी सिटीजनशिप चाहते हैं तो उन्हें आप जो है कंसिडर कीजिए, ठीक है, उनके एप्लीकेशन को कंसिडर कीजिए। इन्होंने बोला, ये मदुरई बेंच ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है, इन्होंने बात की है कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि जो ये इंडियन सिटीजनशिप है उन्हें दी जाए या फिर जो भी है देखो उसको क्या करना है, ठीक है। सो एक लेडी है जो कि 1984 में आई थी, तब वो 9 साल की थी, ठीक है। सो उनके ऊपर ये केस चल रहा है। सो एक ये जो हमारे जस्टिस जी के इलानथरियन है, ठीक है, डायरेक्टेड द सेक्रेटरी ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू कंसिडर द पिटिशन मैथिनेज एप्लीकेशन एंड पास ऑर्डर्स ऑन मेरिट्स इन 12 वीक्स। तो अगले 12 हफ्ते में इन पर एक ऑर्डर पास किया जाए, ठीक है। उन्होंने उनका कहना क्या है कि जफिन जाफना श्रीलंका की थी, ये 1975 में, ठीक है, वहां पर पैदा हुई थी। अब उनकी एथनिक स्ट्राइक वहां पर चली तो उन्होंने जो है इंडिया में मूव कर लिया 1984 में अपने पूरे परिवार के साथ, ठीक है। अब इंडिया में जब वो विद द हेल्प ऑफ फादर्स आइडेंटिटी सर्टिफाइड इशूड बाय श्रीलंकन, सो द सेम वाज सबमिटेड टू द ऑफिस ऑफ द स्पेशल डिप्टी कलेक्टर, ठीक है। सो अभी वो कहाँ पर जी रही हैं, अभी वो लिविंग इन द इंडिया सिंस देन विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली स्टेइंग हियर। सो अब उनकी इंटेंशन ये है कि वो हमेशा यहीं पर रह जाए, ठीक है। सो मैथिने ने इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया था सेक्शन 51A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट के तहत, ठीक है। सो एक इंक्वायरी उनके ऊपर आई और एप्लीकेशन जो है उनकी रिसीव की गई थी सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मगर अभी तक कोई भी एक्शन उन पर नहीं लिया गया है। तो वहां पर जो है केस अभी फंसा हुआ, ठीक है। Starting, she said she had been living in India peacefully for the past 40 years and had complied and conditions set out under section 51A. So under section 51A जो हमारे रिक्वायरमेंट है सिटीजनशिप की वो उन्होंने फुलफिल कर दी है। सो अब उनको कंसिडर करने की बात की जा रही है, ठीक है। मगर रिलेटेड हमारे पास आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। सो हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 डील्स विद द सिटीजनशिप आर्टिकल्स, ठीक है। और आर्टिकल्स कौन कौन से? आर्टिकल 5 to 11, जिसमें कि आर्टिकल 5 हम मेनली इस पर ध्यान देंगे पहले। ये है सिटीजन एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो मतलब जिस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है लागू हो गया था उस दिन सिटीजनशिप किसे दी जानी चाहिए। इट प्रोवाइड्स दैट एवरी पर्सन who had his domicile in the territory of India and was born in India, or either of those of whose parents was born in India, or who had been ordinarily resident in India for not less than 5 years immediately preceding the commencement of the constitution shall be a citizen of India। मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका डोमिसाइल इंडिया में रहा हो, या उसके कोई एक माँ बाप इंडिया में रहे हो, या फिर वो ऑर्डिनरली एक रेसिडेंट रहा हो इंडिया का, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से 5 साल पहले प्लस 5 ईयर्स, ठीक है। सॉरी माइनस 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो वो हर एक आदमी जो है इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। और उनके राइट्स क्या होंगे, ठीक है। राइट्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। इट प्रोवाइड्स फॉर द सिटीजनशिप राइट्स ऑफ पर्सन्स, ठीक है, जो भी पाकिस्तान से आए हैं, तो जो माइग्रेट होकर के आए हैं उनको सिटीजनशिप दी जाए। आर्टिकल 7 क्या बोल रहे? सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, ठीक है, अगर कोई भारत से वहां पर गया है तो उनके रिलेटेड डील करेगा। इट डील्स विद द राइट्स ऑफ द पर्सन्स हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947 बट लेटर रिटर्न टू इंडिया। तो ये बोला कि एक जगह तो हमने देखा ना कि वो पिछले 5 साल से यहाँ पर रह रहे हो, मगर अब इन्होंने बोला कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मार्च 1 1947 के बाद वापस पाकिस्तान गया और फिर वापस आ गया, तो अब क्या उसे सिटीजनशिप दी जानी चाहिए। सो उसके रिलेटेड आर्टिकल 7 डील करता है। आर्टिकल 8 डील करता है सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जो देश के बाहर रह रहे हैं उनके लिए आर्टिकल 8 डील करता है, ठीक है, जिन्हें एक PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की एक जो है उपाधि दी जाती है, ठीक है। आर्टिकल 9
पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारे देश का सिटीजनशिप के बदले वो किसी और देश की सिटीजनशिप ले ले, तो आर्टिकल 9 उसके लिए जो है रूल्स जो है स्टैब्लिश करके देता है। ठीक है, कोई चाहे तो वॉलंटरली कहीं और की अगर लेता है तो फिर वो हमारे देश का नागरिक नहीं लेगा, ही विल नो लॉन्गर बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 10 बोलता है कि कंटिन्यूस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। कैसे? इट गारंटीज दैट एवरी पर्सन who is or is deemed to be a citizen of India shall continue to be such a citizen subject to the provisions of any law made by parliament। ठीक है, आर्टिकल 11 क्या है? पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। ठीक है, सो पार्लियामेंट के पास जो अधिकार है वो आर्टिकल 11 के थ्रू आते हैं। आर्टिकल 11 gives them the right to modify the citizenship, okay, by establishing a law. It empowers the parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to the citizenship। ठीक है, सो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स थे जो हमने कवर किए। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट इस हाई कोर्ट स्टेज हाई कोर्ट ऑर्डर आस्किंग दिल्ली गवर्नमेंट टू साइन हेल्थ स्कीम एमओयू विद सेंटर। ठीक है, सो क्या हमारे देश में अभी कोई है फिलहाल? हाँ, सो पीएम अभीम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ठीक है, इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग इंडियाज पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, और की पॉइंट्स क्या है इसके बारे में? ये 2021 अक्टूबर 25 में लॉन्च हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योर रोबस्ट पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन अर्बन एंड रूरल एरिया। ठीक है, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज और डिजीज। ये कोरोना के वक्त, कोरोना काल के वक्त ये जो है आ गया था, और तभी से हमारी जो हेल्थ सेक्टर है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश की इन्होंने। और इस स्कीम के थ्रू हम यही कोशिश करेंगे कि एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज और डिजीज आउटब्रेक्स में हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो कोलैप्स ना हो जाए। कंपोनेंट्स क्या है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जाए जिसमें 17,788 या फिर 17,788 रूरल और 11,024 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए जाए। ठीक है, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स बनाए जाए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स इन डिस्ट्रिक्ट्स विद मोर देन 5 लाख पॉपुलेशन। तो जहां पर भी जनसंख्या किसी डिस्ट्रिक्ट में 5 लाख से ऊपर है, वहां पर क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स भी बनाए जाए। ठीक है, इमरजेंसी की वहां पर सभी सुविधाएं हो। पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज बनाए जाए। ठीक है, इंटीग्रेटेड हेल्थ लेबोरेटरीज एट ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, रीजनल एंड नेशनल लेवल्स। एक यूपीएससी प्री के लिए, यूपीएससी प्री, ये जो 2 पॉइंट है, क्रिटिकल हेल्थ केयर ब्लॉक और पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज, इन दोनों को जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट्स, 4 न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर वायरोलॉजी एंड अ रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म फॉर WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन विल बी एस्टैब्लिश्ड, है ना। बायोसेफ्टी लेबोरेटरीज बनाई जाए, है ना, 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरीज। ठीक है, सो लेवल 3 लेबोरेटरीज, 5 न्यू रीजनल नेशनल सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल। ठीक है, एनसीडीसी हमारे पास जो है 5 रीजनल बनाई। इट एनेबल्ड डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम, एक डिजीज को सर्वेलेंस में रखने की कोशिश किया है यहाँ पर इन्होंने। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ सर्वेलेंस लेबोरेटरीज कनेक्टेड थ्रू इंटीग्रेटेड ह्यूमन इंफॉर्मेशन पोर्टल। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस स्कीम की? पीएम अभी स्कीम एम्स टू एड्रेस द लॉन्ग स्टैंडिंग नीड ऑफ एन एक्सटेंसिव हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया स्पेशली इन रूरल एरिया। ठीक है, तो ये था हमारा इस आर्टिकल में। गाजा ट्रूस अप्रूव्ड बाय इजराइल सिक्योरिटी कैबिनेट। ठीक है, सो गाजा में अब जो है वापस से पीस आ पाएगा। ठीक है, आपस में उनमें सुलह हो रही है, और इजराइल और गाजा इस दोनों ही हमास इसमें मतलब मिले हुए। ठीक है, सो गाजा में शांति आए, अब ये कोशिश जो है 15 महीनों बाद जाकर के समाप्त होगी। सो इजराइल हमास जो है एक सिग्निफिकेंट स्टेप ले रहे हैं ओवर देयर 15 मंथ लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट। ये 3 फेज में होने वाला है, 1 2 3। फेज 1 में हमने देखा है ड्यूरेशन 6 हफ्तों का होने वाला है, मतलब 2 महीने। सीज फायर जो है कंप्लीट सीज फायर अब हो जानी चाहिए इन 6 हफ्तों में। होस्टेज जो है रिलीज किए जाएंगे और एक्सचेंज किए जाएंगे, है ना। इजराइल विल विड्रॉ एंड ह्यूमैनिटेरियन एड विल बी सप्लाइड, जिसमें हमने कल ही कवर किया था, है ना। फेज 2 होस्टेज रिलीज होगा, लिविंग द रिमेनिंग लिविंग होस्टेजेस इंक्लूडिंग मेल सोल्जर्स विल बी रिलीज। ठीक है, इजरायली विड्रॉल अगेन विल बी फॉलोड। ठीक है,
गाजा से अपनी फोर्सेस को बाहर निकाले, परमानेंट सीज फायर किया जाए, ठीक है। सो सेकंड फेज विल हैव अ परमानेंट सीज फायर एंड द थर्ड फेज विल हैव अ पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, है ना। सो अभी इसमें क्या है कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट, सिक्योरिटी मेजर्स विल बी पुट इन प्लेस टू इंश्योर lasting peace. The agreement was mediated by Qatar, Egypt, and the United States, and aims to address the humanitarian crisis in Gaza while ensuring security for both. ठीक है, so lastly, thank you for being with us in this entire video, and again I will say do like, share and subscribe if you like our content. और कल हम फिर मिलेंगे अगले एक्सप्लेनेशन के साथ, और रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जितना भी हमने आर्टिकल्स आज कवर किए हैं, है ना, इन पर आप एक बार दोबारा से नज़र ज़रूर डालें, ठीक है, बिकॉज एक रिवीजन हमेशा करते रहना चाहिए, एल्स कोई लाभ नहीं होता इतना ज्ञान इकट्ठा करने का, है ना। सो हमने देखा राइट सिचुएशन इन वर्सनिंग ऑफ सेंट्रल एशिया, रशिया ईरान आर कमिंग टुगेदर, चाइना पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग, RBI is influencing the RBI is trying to boost the consumption, है ना। Research have been shown to that iron deficiency alone is not a reason for anemia, ठीक है, only 9% prevalence. Drone surveys were done through Swamitra scheme, है ना, and the Tamil Nadu governor issue, Supreme Court has said, and next hearing will be on 22nd of January. Government is planning for e-mobility, ठीक है। Sri Lankan Tamils must be given their Indian origin citizenship, ठीक है। एससी ने जो है एक ऑर्डर दिया है दिल्ली गवर्नमेंट को ताकि वो एक सेंटर के साथ MOU कर सकें, हमने कवर किया इसमें PM अभियान स्कीम, ठीक है। थैंक्स अगेन, गाजा ट्रूथ डन।